नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो मैं कर रहा हूं आप में से जो भी बच्चे आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। 2025 में आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी है और कई सारे एग्जाम्स दिए। कुछ में सफलता मिली है, कुछ में फाइनल सफलता आते आते तक कुछ आपका मार्क्स रह गया होगा। दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो कर रहा हूं ताकि जो आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए आप स्टूडेंट जा रहे हैं वो गलतियां आपसे ना हो जो गलतियां आपसे शायद पहले हो गई थी और आप एनालाइज नहीं कर पाए थे। मेरा नाम विशाल परियार है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। पिछले 11 सालों से 11 साल मुझे हो जाएंगे, 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और मैंने इन 10 सालों में देखा है स्टूडेंट्स की कहां गलतियां होती हैं और कहां कहां आपको इंप्रूवमेंट करना है, कहां रुकना है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो यार, आपके लिए इंग्लिश पढ़ाता हूं ना, सबसे पहला चॉइस मैं आपको बताता हूं इंग्लिश और हिंदी का कंफ्यूजन। आपके पास ऑप्शंस एग्जाम के टाइम पर रहेगा कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा वहां पर कि आप इंग्लिश चूज करेंगे या हिंदी चूज करेंगे। मैं दोनों की ही एक चीज को बता देता हूं। देखो, अगर हम बात करें स्कोर किसमें ज्यादा आएगा, पहले से हम गेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हिंदी हमारा आप बोलते हैं ना जो लोग, तो हिंदी में क्या होता है कि ऑलरेडी आप सभी लोग हिंदी में बाय डिफॉल्ट स्कोर ज्यादा कर पाओगे। आपका स्कोर जो है यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ज्यादा होगा इंग्लिश के कंपैरिजन में। लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ निकल कर आएगी दोनों की अलग अलग होगी। ऐसा नहीं होता है कि सेक्शनल कट ऑफ जो इंग्लिश है, इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ अगर 10 जा रही है और हिंदी की भी सेक्शनल कट ऑफ 10 होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर लेवल देखा जाएगा ना, हिंदी की सेक्शनल कट ऑफ में जो हमेशा इंग्लिश के सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा ही होती है। लेट्स सपोज हिंदी की सेक्शनल कट ऑफ आ रही है 20, तो इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ होगी वो 10 के आसपास ही रिवॉल्व कर रही होगी। आप समझ रहे हो? तो पहला एक डिफरेंस ये आता है। बट हाँ, आपको यहां पर सेक्शनल कट ऑफ के साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी होती है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना दोस्तों, यहां गेम जो है बदल जाता है। ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी होती है और अगर आपने यहां पर सेक्शनल कट ऑफ निकाली तो बाय डिफॉल्ट आपने ज्यादा स्कोर किया होगा और वो दोस्तों आपकी ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप यहां पर सेक्शनल कट ऑफ निकालो। हो सकता है इसी की जो सेक्शनल कट ऑफ हो हिंदी की वो 22.75 आ गई हो और आपका जो स्कोर था वो 22.50 रह गया हो। मतलब 22.50 करने के बावजूद भी ओवरऑल आपका जो कट ऑफ है, ओवरऑल स्कोर है, वो भी अच्छा होने के बावजूद भी आप इस चक्कर में रह जाओगे, हिंदी के चक्कर में। अभी तक की जो कहानी बताई थी उसमें बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था कि हाँ जी हिंदी को चूज कर सकते हैं यार, उसमें स्कोर ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। बिल्कुल ज्यादा होता है, लेकिन यहां फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एकदम बिल्कुल नेक टू नेक जाती है वहां कट ऑफ, नेक टू नेक। क्योंकि हिंदी यार हम और आप सबके लिए देखो बोल रहे हैं अगर, तो बाय डिफॉल्ट वो इतनी तो आसान होगी जो इंग्लिश से बेटर लग रही है। और अगर आपने थोड़ी प्रिपरेशन की है तो इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ में जब आ रहे हैं आप, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, इंग्लिश का जो कट ऑफ है ना, बाय डिफॉल्ट आपको पहली बता रहा हूं 10 के आसपास ही रिवॉल्व करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आपको 10 नहीं स्कोर करके आना है। आप 40 क्वेश्चंस में से अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है ना, तो आपके 30 के आसपास अटेम्प्ट होगा और 30 से 35 के आसपास होगा आराम से। 30 टू 35 के आसपास आप कर सकते हो उसमें अटेम्प्ट, और ये आपकी एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ भी मिलेगी और ओवरऑल कट ऑफ करने में भी अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो पहला, जैसा मैंने थंबनेल में लिखा था कि आप अच्छा स्कोर कैसे करें, तो सबसे पहले ये क्लैरिटी दिमाग में लेकर जानी है। ऐसा ना हो कि दिमाग में लेते जा रहे हैं और वहां जब एग्जाम के टाइम में पहुंचेंगे 2 ब्लॉक बने होंगे, आप जिस पे टैप करोगे उसका पेपर खुल जाएगा। और बहुत से बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, एक पेपर खोलते हैं, उसे कुछ थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं उनका दिमाग में, या अटेम्प्ट नहीं करते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते दिमाग में आते कहते लो दूसरा वाला कर ले। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। इतना मैंने बताया ना क्या चूज करना है क्या नहीं। अब बाकी सब्जेक्ट में आते हैं। तो देखो, बाकी सब्जेक्ट की बात में मैं ये तो नहीं बता सकता हूं कि उस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक आपको करना चाहिए, बट कुछ जरूर बता सकता हूं। जैसे कि देखो, आपका क्वांट आया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बोल रहा हूं, और रीजनिंग आया। दोस्तों, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैंने कई बार देखा है इन दो सब्जेक्ट में लोग ना बहुत फंस जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है रीजनिंग में पजल में
फंस जाते हो। जो यार टीचर्स आपको बताते हैं ना, जिस तरीके से आप पजल करो, पुनीत सर जैसे बताते हैं या जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, पजल जैसे बताते हैं, जितने समय में करना चाहिए, जिस समय करना चाहिए वही करना। जो स्ट्रेटेजी अभी तक आप मॉक पेपर में सॉल्व करते आए हो कि हाँ ऐसा करने से ही हम कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उसी स्ट्रेटेजी को दिमाग में रखिएगा, है ना। रीजनिंग में पजल हो गई, क्वांट्स में आपकी डीआई हो गई, तभी दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसा मत करना कि जो भी यहां पर आने वाले छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन से उसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग अगर क्वेश्चन है तो दोस्तों उसको जरूर जरूर स्किप करना। ये मत सोचना कि नहीं इतना तो अटेम्प्ट एटलीस्ट होना ही चाहिए। जैसे मैंने इंग्लिश में क्या कहा, इतना तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि गांठ बांध ली कि सर ने बोला है 30 और 35 और 30-35 तो करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं, ये मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस से, अगर ठीक ठाक पढ़ाई करते आए तो इतना आप कर लोगे। क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस जो है वो आरआरबी क्लर्क मेंस से हायर लेवल होता है। कोई दूसरा कोई भी एग्जाम देख लो, बैंक का सबसे अगर इजी एग्जाम अगर इंग्लिश का कोई आता है बैंक का, किसी भी बैंक का उठा लो, और वो मेंस जो होगा वो मेंस आरआरबी क्लर्क मेंस है, मेंस में अगर हम कंपैरिजन करें, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आराम से इतना हो जाता है। तो बट पक्का तो नहीं होता, बट हाँ तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे। ये क्वांट रीजनिंग में बहुत ध्यान रखना है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है टाइम ज्यादा ले उसे स्किप करना है यार, और पजल और डीआई में जितना टाइम जैसे आपको बताया जाता है उतना करना है। अब अच्छा, इसके अलावा जैसे आप इतनी बात को ध्यान में रखते हुए आते हो, दो सेक्शन में एक तो आता है जीए, भाई बहुत गेम चेंज करता है जीए। क्योंकि जीए में तो यार टीचर खुद भी आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि यार आप इतना इतना कर लो, मतलब काफी हद तक बाकी सब सब्जेक्ट में सब प्रिडिक्शन होता है, बट जीए में इतना प्रिडिक्शन नहीं बन पाता। एग्जामिनर भी बहुत घुमा घुमा के चीजें बताता है, इसलिए टीचर्स बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं जीए को लेकर। जीए में अभी जितना टाइम बचा हुआ है, टीचर्स ने आपको बोला होगा रिवीजन करने के लिए 100%। आपका वो रिवीजन होते रहना चाहिए, खुद पे विश्वास करना और थोड़ा रिलैक्स होकर, थोड़ा सा रिलैक्स होकर करना। क्योंकि देखो भले ही आपके उस रिलैक्स करने में 30 सेकंड 1 मिनट जा रहा है, लंबी सांस लेना, सांस छोड़ना, रिलैक्स होना, दिमाग को एकदम फोकस में लेकर आना, जीए के क्वेश्चंस आपके तभी बेटर होंगे। हम चीजों को याद करते हैं और हमारे दिमाग से अगर वो भूल जाते हैं हम लोग, तो हम भूलते तभी हैं दोस्तों जब बहुत सारी चीजें एक के साथ एक ओवरबर्डन हो जाती हैं। और वो हम ओवरबर्डन नहीं भी चाहे तो एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवरबर्डन होता है। और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा स्पेशली जीए के चक्कर में ऊपर और नीचे आते हुए। जैसे जीए में टीचर्स भी आपको नहीं बता पाएंगे कि यार इतने के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई नहीं बता सकता है ना। बट टीचर्स आपको बताते हैं जो भी तरीके की, यार ऐसे ऐसे करके आप इनको याद करना, ऐसे टाइप की क्वेश्चंस होंगे आपके अंदर, वो सारी एबिलिटी भर देते हैं टीचर। अब अभिजीत सर आपको पढ़ाते हैं तो सारी एबिलिटी आपके अंदर वो भर चुके होते हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे याद रखना है, इसके ऐसे ट्रिक होगी, एवरीथिंग। तो उस चीज को जितना आप रिलैक्स होकर सोच पाओगे दोस्तों, उतना अच्छे से कर पाओगे। तो ये जीए में इस चीज को आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब ये आरआरबी है दोस्तों, कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता। कंप्यूटर में तो दोस्तों कंप्यूटर वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा, कुछ पीडीएफ वगैरह दी होंगी, ये भी याद करने का सेक्शन है। ये कुछ ऐसा जल्दबाजी वाला नहीं है, जीए जैसा नहीं है, बट एक काफी हद तक ऐसा है जिसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं ठीक ठाक, तो आप इसको करके आइएगा। मैं जरा इंग्लिश में आपको कुछ बताना चाहता हूं अब, कि इंग्लिश के क्वेश्चंस को कैसे कैसे कर सकते हो, जिसमें आप, मैंने बताया 30 तक स्कोर करने का। सबसे पहली बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दो तो आएंगे ही आएंगे, जैसा कि अब तक का हमारा रहा है पैटर्न। दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेंगे। ये दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में समझ लो 7 से 8 क्वेश्चंस ईच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, 7 से 8 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना ही करना, बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सोचो कि कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बताता हूं, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट भी नहीं होगा, ये आपका इजी टाइप का ही होगा। इजी टू मॉडरेट लिख सकते हैं, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट ये नहीं होगा। क्यों नहीं कह सकता हूं मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट? क्योंकि डिफिकल्ट लेवल तब होता जब आप आरआरबी का पेपर नहीं दिए होते। आपने आरआरबी का पेपर दिया है, आपने आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दिया है, आईबीपीएस पीओ का दिया है, आपके लिए फिर ये डिफिकल्ट को नहीं कहूंगा, फिर आपको मैं इजी कहूंगा। लेकिन जो पहली बार ही पेपर दे रहे हैं किसी बैंक एग्जाम का, आपका सारी चीज एकदम फर्स्ट टाइम है, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम के सेंस में आपको लग सकता है कि यार ये मुश्किल है, लेकिन यार इतना मुश्किल होता नहीं, आपने पढ़ाई तो करी है ना, मतलब पढ़ाई करी, इतना मुश्किल होता नहीं। मेरा कहने का मतलब है, हम रेगुलरली जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल की लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, मतलब इससे हायर लैंग्वेज नहीं आती। हायर लैंग्वेज उसमें आती है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, एसबीआई क्लर्क मेंस है, आईबीपीएस पीओ मेंस है, आरआरबी पीओ मेंस भी है। तो मतलब इतना हायर लेवल लैंग्वेज नहीं आती, बट हाँ बाकियों में आती है, इसमें नहीं आती। अब इसमें जो चीज आपको मुश्किल बना सकती है, बताइए क्या होती है? इसी में पूछे गए क्वेश्चंस, जो आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं।
तो आप ना डायरेक्ट क्वेश्चंस को पहले करना, उन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही दिमाग लगाना। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हो कि यार ये तो हो नहीं पा रहे, मुश्किल लग रहे हैं, छोड़ देना। इसी में जो इन्फेरेंस वाले क्वेश्चंस हैं, जो हो लग पा रहे हैं कि यार ये कर पाऊंगा तो करना, नहीं लगे तो छोड़ देना, उसमें टिकना नहीं, जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वो सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि जो वर्ड वाले क्वेश्चन हुए, है ना, पूछा जाता है ना कि इसका इंटोनम बताओ, इसका सिनोनम बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, 100% आते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। इसी क्वेश्चंस में से बना देते हैं सिंगल फिलर, डबल फिलर वाले क्वेश्चन बना देते हैं। इसी में से हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन बना दे जिसमें ना वर्ड स्वैप का क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसी पैसेज में से बना देते हैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ बनेगा तो आप इसे आराम से कर सकते हो। इस चीज को आपने दिमाग में रखा कि पैसे अगर आपको दिखाए तो आपको ऐसे डरना नहीं है। बट शुरुआत आपको पैसेज से नहीं करनी है कि शुरुआत पे आपने पैसेज किया, शुरुआत हमेशा आप वन लाइनर क्वेश्चन से करेंगे। तो जो आपकी स्टार्ट होगी ना दोस्तों क्वेश्चन को करने की, वो हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन से होनी चाहिए। और ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देता है, उसे बोलते हैं हम कॉन्फिडेंस, एंड जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा होती है दोस्तों पेपर में। ऐसे मत घबराना है कि यार ये आखिरी अटेम्प्ट है अगर किसी का, या मौका बॉय आखिरी चांस है, इसको लेकर मत घबराना। हमारी घबराहट से हमारा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। दूसरा, अगर हमने शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन चूज कर लिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, पैराजम्बल के, जो दोस्तों हमसे नहीं बन पा रहे, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन को सबसे पहले पिक करना है। यही वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसमें आपके सामने एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं लिखता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। एरर डिटेक्शन, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आएगा नंबर 1, जितने भी एरर वाले क्वेश्चंस आए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगता, आप आराम से इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड फिलर जिन्हें बोलते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल फिलर। सिंगल तो नहीं आएंगे, डबल ट्रिपल में आ सकते हैं, तो वो फिलर्स के क्वेश्चन हो गए। आपके वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड है उसका मतलब देखा, वर्ड यूजेज के। वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वर्ड का ही अलग अलग पेयर बनाकर पूछा जा सकता है कि इसका एंटोनम बताओ या फिर सिनोनम बताओ, ये इसी में पूछा जा सकता है। मैच दी कॉलम, फिर उसके बाद इस पर आना, मैच के क्वेश्चन आते हैं, मैच दी कॉलम या मैच दी सेंटेंस। सेंटेंस के स्टार्टर्स या फिर कनेक्टर्स ये पूछे जा सकते हैं, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स, ये भी वन लाइनर में है, लेकिन इस सीक्वेंस से बढ़ते जाओगे तो आपको वो सबसे कम टाइम में आएंगे, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बड़ा सेक्शन में आता है फिर आपके सामने क्लोज टेस्ट, तो फिर आप क्लोज टेस्ट को चूज कीजिएगा। यहां पर बाकी सेक्शंस में आएंगे, जैसे अगर दिया हो सकता है सेंटेंस या फिर जैसे पैरा फिलर्स कहेंगे, सेंटेंस और पैरा फिलर्स, ये आपका है तो इसे चूज कीजिएगा, आप आराम से इसे भी कर सकते हो। इसके अलावा इन्फरेंस बेस्ड आरसी भी आ सकते हैं कि इन्फरेंस बेस्ड आरसी, है ना। अभी आरआरबी क्लर्क में इनसे चांसेस इसके बहुत कम होते हैं क्योंकि थोड़ा लेवल हायर हो जाता है, फिर भी अगर आएगा तो कहां पर लेना है, एंड तक आते आते लेना है उसको। अब जैसे वन लाइनर में आपने ये किया ये किया ये किया, यहां तक आ गए यहां तक आ गए यहां तक आ गए, इन्फरेंस बेस्ड आरसी इसको एंड में करना है। पैराजंबल अगर आएगा तो इसको भी दोस्तों आपको एंड में ही करना है। हो सकता है पैराजंबल आप आराम से देखो जवाब उसका कर दो, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना जी, आराम से आप कर सकते हो, बट आप चांस नहीं लेंगे। उससे पहले आप इस पर आएंगे आरसी पर। आरसी को आप ऐसे लेकर आना कि पहले वन लाइनर क्वेश्चन किए यहां तक, सेंटेंस फिलर, पैरा फिलर तक, फिर आप आरसी पर आ जाएंगे। उसके बाद टाइम आपके पास बचेगा तो आप पैराजंबल और इन्फरेंस बेस्ड आरसी को देखेंगे। यकीन मानिए अगर आप थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर तसल्ली से करेंगे, इन सबको आप 30 सेकंड से कम में, ऑन एन एवरेज 30 सेकंड में बोलता हूं, 30 सेकंड से कम कम में आप इनके आंसर्स को कर पाओगे। और ज्यादा टाइम जो बचेगा वो आरसी में, बड़े क्वेश्चन में, क्लोज टेस्ट में, पैराजंबल में, पैराग्राफ फिलर्स में, और जो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट टाइप बनते हैं उन सब में आप दे पाओगे आराम से। क्लोज टेस्ट में दे पाओगे तो आप दे पाओगे। इस तरीके से दोस्तों आपको करना है, घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है, और रिलैक्स रहोगे जितना उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया ऐसे आपको बाकी टीचर्स ने डेफिनेटली बताया होगा, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीए में, कंप्यूटर्स में, और वैसे ही आपको फॉलो करना है। मैंने इतने सालों में यही चीज देखी है कि बच्चों ने बताया कि सर मैं आता था मुझे, बट पता नहीं क्या हो गया, मैं घबरा गया, मुझसे एक चीज बनी नहीं, वहां टाइम चला गया, जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ रहा था, तो मुझसे वो नहीं हुआ। और जब एक सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन के साथ ऐसा हो जाता है तो उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्शन में देखने को मिलता है,
तीसरे सेक्शन में देखने को मिलता है। और ये जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है दोस्तों, इस इम्पैक्ट से पूरा पेपर गड़बड़ हो जाता है और आपका गड़बड़ नहीं होने देना है, ये मैं आपको बताता हूं। तो ये सब दोस्तों आपको करके जाना है। इसके अलावा ये सबसे पहले एक चीज और बनती है जो कि हम ध्यान नहीं दे पाते समटाइम्स, और वो ये होती है, एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट जरूर साथ में रखना, ताकि वहां पर आपके दिमाग में कोई केओस ना आए। जिसमें सबसे पहली सबसे ज्यादा जरूरी है, प्री जब एग्जाम दिया था तो जो प्री का एडमिट कार्ड था उस एडमिट कार्ड को जरूर लेकर जाना है ना जी। उस एडमिट कार्ड को जरूर लेकर जाना है जो प्री में आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, अपना जो आईडी कार्ड है और मेंस का आधार मेंस का एडमिट कार्ड और जेरोक्स लेकर जाना, फोटो वोटो सब लेकर जाना, ठीक है। रिलैक्स होकर जाना, हो सके तो पानी की बोतल ले जाना, बड़ी वाली नहीं, छोटी वाली 10 रुपए वाली सफिशिएंट है, ठीक है। आराम से जाओगे, रिलैक्स, और टाइम से पहुंचना। 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है ना आप लोगों का। जिन बच्चों का पेपर दूसरे शहर में है तो वो एक दिन पहले ही पहुंच जाना, ये मत सोचना कि यार उस दिन पहुंच जाएंगे जल्दी, ऐसा ज्यादा दिमाग में बर्डन लेकर नहीं जाना है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए रिवीजन कराने के लिए मैंने कल क्लास की थी यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज मेरा ये कहना है अब आप कोई क्लास मत देखो, जो मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें आपके ग्रामर की पूरी चैप्टर्स जितने आपके सामने उनका रिवीजन करो, रूल्स में वोकैबुलरी जो है उसका रिवीजन करो। वोकैब के लिए वैसे मैंने आपको ना ऐसे करके दिया हुआ है, वोकैब की पीडीएफ दी हुई है जिसमें कॉमन वर्ड्स है, प्री के 1000 कॉमन वर्ड्स है, मेंस के 1000 कॉमन वर्ड्स है। अब आरआरबी में तो एक ही एग्जाम होता है तो दोनों के 1000 वर्ड्स है। इन सबको दोस्तों आप क्या करो, रिवाइज कर लो। आपको अगर रेगुलर पढ़ते आ रहे हो तो आपको याद हो, ये कॉमन वर्ड्स है, ये कॉमन वर्ड्स पता होने चाहिए, इन्हीं पर ही बेस किया घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बढ़िया पेपर करके आओगे, खुद पे भरोसा रखना, मुझे आप पर भरोसा है, आपका सिलेक्शन होगा। और आप फिर मुझे कॉल करके बताओगे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। नंबर भी लो मेरा, ये रहा 7983452026। आप मुझे कॉल करके बताओगे भी कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ये व्हाट्सएप पर भी है, ठीक है। सिलेक्शन लोगे आप, खुद पर विश्वास रखो। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं आपके पूरा पेपर हो जाने के बाद कि कैसा रहा आपका पेपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।